आज से 34 बरस पहले यानी 1988 के साल में कनाडा ने एक कानून बनाया था, इमरजेंसीज एक्ट। मजमून ये कि अगर देश या देश के लोगों पर भारी विपत्ति आए तो इसे लागू किया जाए। 3 दशक एक लंबा वक्त होता है। इस दौरान जाने कितनी मुसीबतें आईं और चली गईं, पर कनाडा ने इमरजेंसीज एक्ट लागू नहीं किया। पर इस धैर्य का बांध अब टूट चुका है। कनाडा ने अपने इतिहास में पहली बार इमरजेंसीज एक्ट लगा दिया है, अपने लोगों को अपने ही लोगों से बचाने के लिए। इस आपदा का नाम फ्रीडम कॉन्वॉय या फ्रीडम रैली। ये रैली अमेरिका आने जाने वाले ट्रक ड्राइवर्स के लिए वैक्सीन मैंडेट लागू होने के बाद शुरू हुई थी। शुरुआत में प्रोटेस्ट मामूली दिख रहा था, लेकिन धीमे धीमे इसका दायरा बढ़ता गया। प्रोटेस्टर्स की संख्या और मांगें दोनों बढ़ती गई। आज जानेंगे कनाडा को राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, इस एक्ट से क्या बदल जाएगा और क्या ये एक्ट लगाकर सरकार प्रोटेस्ट को खत्म करा पाएगी। कुछ दिनों पहले जस्टिन ट्रूडो हम भारत वालों को ज्ञान दे रहे थे प्रदर्शन के बारे में। अब उनकी ज्ञान लेने की बारी है। कनाडा के बाद बात होगी जापान की। आपको सुनाएंगे एक संगठन की कहानी जिसके नाम में ही बड़ा विरोधाभास छिपा है। इसका काम आतंक फैलाना है और नाम में आर्मी शब्द है। 70 और 80 के दशक में जापान की रेड आर्मी ने दुनिया भर में कई भयानक आतंकी हमले किए। जापान की इस आर्मी के बारे में, इसके हमले के बारे में जानेंगे और क्यों जापान की पुलिस इसके आरोपियों को अब तलाश रही है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा कार्यक्रम दुनियादारी। शुरुआत कनाडा से। कनाडा में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने नेशनल इमरजेंसी लगा दी है। ये अगले 30 दिन तक लागू रहेगी। इस सख्ती को समझने के लिए पहले बैकग्राउंड समझते हैं। 15 जनवरी 2022 को कनाडा सरकार एक नियम लेकर आई। कहा कि कनाडा में घुसने वाले ट्रक ड्राइवर्स को कोरोना वैक्सीनेशन का प्रूफ देना होगा। नहीं दे पाए तो 14 दिन तक क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। एक हफ्ते बाद अमेरिका ने भी यही नियम लागू कर दिया। कनाडा में 90% से ज्यादा ट्रक ड्राइवर कोरोना वैक्सीन की तय डोज ले चुके हैं। सरकार इस आंकड़े को 100% तक ले जाना चाहती है। इसी वजह से वैक्सीन की अनिवार्यता का यह नियम लाया गया, लेकिन नियम का भारी विरोध शुरू हो गया। ट्रक ड्राइवर्स के एक धड़े ने इसको मानने से इनकार कर दिया। उनका तर्क, वे अधिकतर समय ट्रक के अंदर रहते हैं, बाहरी दुनिया से संपर्क ना के बराबर होता है। कोविड प्रोटोकॉल के चलते पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है, अब सरकार की मनमानी नहीं चल सकती। एक और तर्क है उनका व्यक्तिगत चयन की आजादी से जुड़ा, माई बॉडी माई चॉइस। कोरोना वैक्सीन की अनिवार्यता को यूरोप के कई और भी हिस्सों में व्यक्तिगत आज़ादी पर हमले के तौर पर देखा जा रहा है। कई देशों में इसके चलते दंगे भी हुए। हमने दुनियादारी में आपको इसके बारे में विस्तार से बताया था। अगर आप वो एपिसोड देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बहरहाल, कनाडा में ट्रक ड्राइवर्स ने इस नियम के खिलाफ रैली निकाली। काफिला राजधानी ओटावा की तरफ चला। 28 जनवरी को यह काफिला राजधानी के अंदर पहुंचा। ऐतिहासिक इमारतों के बाहर डेरा डाल दिया गया। धीरे धीरे इस रैली में दूसरे कट्टर लोग भी शामिल हो गए। उन्होंने फंडिंग शुरू की। प्रधानमंत्री ट्रूडो को गद्दार बताने लगे, इस्तीफे की मांग करने लगे। कनाडा में लागू हर किस्म के कोविड प्रोटोकॉल को हटाने की बात भी होने लगी। फिलहाल इस प्रोटेस्ट का तीसरा हफ्ता चल रहा है। प्रदर्शनकारी तैयारी के साथ जमे हैं। उन्हें कनाडा की विपक्षी पार्टियों के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क जैसे मशहूर लोगों का भी समर्थन मिला है। प्रोटेस्टर्स ने विरोध के कई तरीके भी आजमाए। मसलन सैकड़ों ट्रक ड्राइवर एक साथ हॉर्न बजाकर विरोध जताते थे। इससे राजधानी के लोग परेशान थे। बाद में कोर्ट ने इस पर रोक लगाई। इसके अलावा कई अहम रास्तों को भी ब्लॉक कर दिया इन प्रदर्शनकारियों ने। इससे राजधानी की सप्लाई लाइन बाधित हुई। अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापार पर भी इस प्रदर्शन का खासा असर पड़ा है। प्रदर्शनकारी मांगे माने जाने तक वापस लौटने के लिए तैयार नहीं है। सरकार अपील करके हार मान चुकी है। राजधानी के मेयर ने इमरजेंसी लगाकर भी देख ली, पर उसका भी असर नहीं हुआ। प्रोटेस्ट अब राजधानी से निकलकर कनाडा के अलग अलग हिस्सों में फैल चुका है और ऐसे में कोई चारा न देखकर 14 फरवरी को प्रधानमंत्री ट्रूडो ने नेशनल इमरजेंसी लगाने का ऐलान किया। कनाडा के इमरजेंसीज एक्ट में 4 तरह के आपातकाल का जिक्र है। पहला पब्लिक वेलफेयर इमरजेंसी, दूसरा पब्लिक ऑर्डर इमरजेंसी, तीसरा इंटरनेशनल इमरजेंसी और चौथा वॉर इमरजेंसी। इस दफा पब्लिक ऑर्डर इमरजेंसी लागू की गई है। इसे तब लागू किया जाता है जब कनाडा की सुरक्षा पर खतरा आ पड़े। इसमें सरकार को क्या करने का अधिकार है, ये सवाल आपके मन में आ सकता है। स्थानीय नियमों और कानूनों का पालन कराने का अधिकार अब रॉयल पुलिस को मिल गया है। अगर लोगों के इकट्ठा होने से शांति भंग होती है तो ऐसी सभाओं में भाग लेने पर भी रोक रहेगी। सरकार ऐसी इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर को विशेष सुरक्षा देगी जो अर्थव्यवस्था के लिए अहम है। सरकारी एजेंसियां सड़कों को ब्लॉक करने वाली गाड़ियों को खींचकर हटा सकेंगी। प्रोटेस्ट में शामिल गाड़ियों का इंश्योरेंस भी रद्द किया जा सकेगा। इन सब के अलावा
वित्तीय संस्थाओं को प्रोटेस्ट से जुड़े लोगों के बैंक अकाउंट बंद करने का भी हक मिल गया है। इसके लिए कोर्ट के आदेश की उन्हें जरूरत नहीं होगी। जो कोई इन नियमों का उल्लंघन करेगा उनके ऊपर 4 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, 5 साल तक के लिए जेल भी दी जा सकती है। जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि फिलहाल मिलिट्री उतारने का प्लान नहीं है। यह भी कहा कि इमरजेंसी वाले नियम पूरे कनाडा में लागू हैं, लेकिन इन पर अमल प्रोटेस्ट वाले इलाकों में ही होगा। यानी सबसे ज्यादा असर राजधानी ओटावा में देखने को मिलेगा, क्योंकि यही प्रोटेस्ट का केंद्र है। अब सवाल ये कि क्या ट्रूडो का प्लान कामयाब होगा। सरकार के इस ऐलान के साथ ही कि कनाडा में नेशनल इमरजेंसी लागू हो चुकी है, इसे वैधानिक बताने के एक प्रावधान पर भी बात हो रही है, क्योंकि इसके लिए 7 दिन के अंदर इस ऐलान को संसद से पास कराना जरूरी है। ऐसे में संसद में प्रस्ताव पास कराने में प्रधानमंत्री को थोड़ी मुश्किल आ सकती है। अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो फिर ये इमरजेंसी 30 दिनों तक लागू रहेगी। अगर सरकार उससे पहले इसे आगे नहीं बढ़ाती है या निरस्त नहीं करती है तो अदरवाइज ये 1 महीने के बाद अपने आप खत्म हो जाएगी। मतलब इसे बहुत लंबे समय तक नहीं खींचा जा सकता। सरकार के पास माहौल को दुरुस्त करने के लिए वक्त कम है। और कनाडा की फ्रीडम रैली ये राजधानी से निकलकर देशव्यापी हो चुकी है। कई स्थानों पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से हथियार भी बरामद किए हैं। कहने वालों का कहना है कि अगर सुनियोजित ढंग से इसे टैकल नहीं किया गया बातचीत के जरिए तो हालात गृह युद्ध के भी हो सकते हैं। हालांकि ये दूर की कौड़ी लग रही कई लोगों को। प्रधानमंत्री ट्रूडो की एक और बात पर आलोचना हो रही है। उन्होंने भारत में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन किया था और कहा था कनाडा हर तरह के शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट को प्रश्रय देता रहेगा, पर जब उनके यहाँ प्रोटेस्ट हुए तो वो ठंड नहीं रख पाए। आपने कनाडा के इमरजेंसीज एक्ट की कहानी सुनी, इसका इतिहास भी जान लीजिए संक्षेप में। कनाडा में 1988 से पहले वॉर मेजर्स एक्ट हुआ करता था। पहले इस एक्ट के तहत आपातकाल लगाया जाता था। ये एक्ट 1914 में अस्तित्व में आया था। इसके तहत पहली बार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, दूसरी बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, तीसरी बार 1970 की अक्टूबर क्राइसिस के दौरान इमरजेंसी लगाई गई थी। आप सोच रहे हैं वर्ल्ड वॉर के दौरान इमरजेंसी की बात समझ में आती है, पर शांति काल में क्यों? दरअसल 1960 के दौर में कनाडा के क्यूबेक प्रांत में आज़ादी की मांग उठी। उस दौरान फ्रंट डे लिबरेशन डू क्यूबेक नाम की एक संस्था FLQ, ये संगठन था, ये चर्चा में आया। FLQ हर तिकड़म भिड़ाकर मांग मनवाना चाहती थी। उसने कनाडा में कई जगह हिंसक हमले किए। फिर केंद्र सरकार ने FLQ को चरमपंथी संगठन घोषित कर दिया। अक्टूबर 1970 में FLQ ने ब्रिटिश डिप्लोमेट जेम्स क्रॉस और क्यूबेक के लेबर मिनिस्टर पीरे लापोर्ते का अपहरण किया। FLQ को क्यूबेक में अच्छा खासा समर्थन मिला था। कनाडा की सरकार को डर हुआ कि आगे चलकर बड़ा खतरा हो सकता है और तब उन्होंने नेशनल इमरजेंसी लगाई थी। जेम्स क्रॉस को 2 महीने के बाद रिहा कर दिया गया, लेकिन लापोर्ते की हत्या कर दी गई थी। एक बात और, उस समय कनाडा के प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो के पापा पियरे ट्रूडो। अक्टूबर क्राइसिस के बारे में और भी कई चीज़ें कभी विस्तार से बताएंगे। फिलहाल इतना जान लीजिए कि 1970 में लगी इमरजेंसी के दौरान लगभग 500 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उनमें से कईयों पर कभी कोई चार्ज नहीं लगाया गया। इसको लेकर भी वॉर मेजर्स एक्ट की आलोचना हुई। कहा गया कि ये लोगों की स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ है। 80 के दशक में इसे हटाने की मांग चली। फिर 1988 में संसद ने इमरजेंसीज एक्ट पास किया। इस एक्ट के लागू होने की ये पहली ऐसी घटना है जो अभी हुई 14 फरवरी को। और जाहिर सी बात है, इस एक्ट के लागू होने के बाद इससे पहले वाला एक्ट यानी वॉर मेजर्स एक्ट खुद ब खुद निरस्त हो गया। कनाडा के हालात पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस चैप्टर को यहीं पर रोकते हैं, चलते हैं जापान की तरफ। दूसरा वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जापान की नियति अमेरिका तय कर रहा था। विजेता देश था। उसने जापान के नागरिकों के अधिकार में कटौती की। साथ ही अमेरिका जापान का इस्तेमाल दूसरे युद्धों के लिए भी शुरू कर चुका था। इससे वहां के लोग नाराज हुए। 1960 के दशक में ज्यादती के खिलाफ खूब प्रोटेस्ट हुए। इसमें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की बड़ी भूमिका थी। शुरू में उन्हें आम जनता का सपोर्ट मिला, लेकिन जब पुलिस ने विरोध को कुचलना शुरू किया तो प्रदर्शनकारी अंडरग्राउंड होने लगे। इन्हीं प्रोटेस्ट से निकले कुछ लोगों ने फरवरी 1971 में जापानीज रेड आर्मी यानी JRA की नींव रखी। JRA को द होली वॉर ब्रिगेड, द एंटी वॉर डेमोक्रेटिक फ्रंट और एंटी इंपीरियलिस्ट इंटरनेशनल ब्रिगेड के नाम से भी जाना जाता है। JRA का मकसद जापान की सरकार और राजतंत्र का तख्ता पलट करना और दुनिया में क्रांति लाना। इसके तार फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO से भी जुड़े थे। शुरुआती दौर में JRA का फोकस 3 बिंदुओं पर था: हथियार और पैसे इकट्ठा करना और खास लोगों को किडनैप करना। हथियार के जरिए वो जापान और अमेरिका के अहम ठिकानों पर हमला करने वाले थे। पैसा जुटाने के लिए बैंकों में डाका डालने की प्लानिंग थी और सबसे बड़ा मकसद था जापान के प्रधानमंत्री को किडनैप करना। इसके बदले में वो अपने लोगों की रिहाई के बारे में सोच रहे थे। JRA ने 1970 और 80 के दशक में कई कुख्यात कामयाबियां भी हासिल की। मसलन 1972 में इजराइल में तेल अवीव एयरपोर्ट के बाहर मशीन गन से हमला किया, जिसमें 100 से ज़्यादा लोग मारे गए।
1972 में जापान में असामा सांजो लॉज में लोगों को बंधक बनाया गया। 10 दिन तक ये संकट चला। पुलिस को खाली कराने में खूब मशक्कत करनी पड़ी। इस घटना में 2 पुलिस वाले भी मारे गए। फिर 1974 में नीदरलैंड में फ्रेंच दूतावास पर कब्जा, 1975 में मलेशिया में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा। ये सब जीआरए के कारनामे हैं। इस संगठन का नाम कई आतंकवादी घटनाओं में भी आया, जिसमें प्लेन हाईजैकिंग से लेकर बम विस्फोट जैसी भीषण घटनाएं शामिल थी। 1990 के दशक में जापान की सरकार ने जीआरए पर शिकंजा कसना शुरू किया। इसमें शामिल लोग पकड़े जाने लगे, फंडिंग कम होने लगी। ग्रुप की फाउंडर फुसाको शिगेनोबु छिप कर रहने लगी, लेकिन ये फाउंडर साल 2000 में ओसाका से गिरफ्तार हो गई और अगले बरस उसने जीआरए को भंग करने का ऐलान किया। 2006 में टोक्यो की एक अदालत ने फुसाको को 20 साल की कैद की सजा सुनाई। फुसाको शिगेनोबु, उनकी रिहाई में 4 साल बचे हैं। जापान को आशंका है कि जीआरए जैसा संगठन फिर से खड़ा हो सकता है, इसीलिए टोक्यो पुलिस ने उनके 7 जिंदा मेंबर्स को पकड़ने की कोशिश तेज कर दी है। जीआरए के कई सदस्य अभी भी जापान में हैं, कई संगीन अपराधों में वांछित हैं और कई ऐसे जिन्हें सौदेबाजी के तहत छोड़ना पड़ा था। पुलिस ने अब ऐसे लोगों के संबंध में जानकारी जुटाने के लिए वीडियो बनाकर बड़े बड़े बिलबोर्ड्स पर चलवाना शुरू कर दिया है और चेतावनी दी है कि अगर जीआरए के लोग आपके आसपास हो तो मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए सावधानी बरतें और जब उनके बारे में कुछ पता चले तो हमें सूचित करें। इतने बरसों के बाद आरोपियों का चेहरा भी काफ़ी बदल गया होगा और इसी वजह से तकनीक के सहारे संभावित तस्वीरें भी तैयार की गई हैं। जापान की पुलिस की ये कोशिश कितनी सफल होगी, ये बाकी देशों की पुलिस के लिए एक नज़ीर की तरह होगा। दुनियादारी में बड़ी खबरों का सिलसिला यहीं खत्म होता है। अब बारी चुनावी रपटों की। जी चौंकी मत, भारत के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का मंच सजा है। चुनाव के साथ साथ ललन टॉप की यात्रा भी जारी है। इस सफर में हमें अनकही, अनदेखी, अनसुनी दास्तानों तक पहुंचने की कोशिश चल रही है ताकि लोक और लोकतंत्र सहजता से समझे जा सकें। इसी क्रम में ऑर्डिनरी की टीम इन दिनों यूपी की यात्रा पर है। सोनल देख परख रही उन मुद्दों को जिन पर आधी आबादी का भविष्य टिका है। सोनल ने जो देखा और सुना आप भी देखिए। ये आपका घर है? हाँ, बताओ क्या समस्या बता रही थी। जा कह रहे महंगाई हो गई है तो खावे कमाए के गैस भरा हैंगे। अच्छा, खाए कमाए की। हाँ, वरना ये- सिलेंडर आपको भी मिला होगा हाँ। सरकार से। जी से लगा तो सब मिला अकेले। हमारा आवास भी आया तो मैडम ने राशन भी बंद करा दिया है। क्यों राशन बंद करा दिया? कह रही लेंटर डालो तो काकुआती मिलेगा राशन, नंतर नहीं मिलेगा। 1-10 दिया था सो वो लगा दिया हमने। किसने लगा दिया 1-10? मकान में कहाँ है मकान आपका? वो बना है। ये मोदी सरकार की स्कीम हाँ से जो बना है। हाँ, आधा क्यों बना डाला है, पूरा क्यों नहीं? पैसे ही नहीं डाले। जैसे हमारी तबीयत खराब हो गई थी, घर से लगाते तो वो तबीयत खराब हो गई, जे उंगली पूरी हो गई थी हमारी खराब। अच्छा, हाँ। हो गया था, कैसे खराब हो गया? वो में जाने क्या हो गया था, पूरी सड़ गई थी हमारी उंगली। तो फिर इसके इलाज में पैसा लगा? नहीं, हमने वो अपना घर का लगाया, उनको तो मकान में लगाया नहीं, जितने 1-10 दिया तो। जब तक घर पूरा नहीं करोगे हाँ, तब तक राशन राशन नहीं मिलेगा। तो अब कब से राशन मिलना बंद हो गया? हमें 4-5 महीने से हो गया बंद। 4-5 महीने से नहीं मिलता? नहीं घर पे मिलता। कौन कौन है आपके? हमारे 5 जने हैं, 3 लड़के हैंगे हाँ, हम्म। और 2 हम हैं, 5 जने हैं पूरे। कितनी छोटी दिख रही हो दीदी, कितने उम्र में शादी हो गई थी? बस छोटे बताओ। अरे बता दो। उम्र का हमें इतने पढ़े लिखे नहीं है दीदी, सो अरे पढ़े लिखे ना हो तो याद तो होगा कि कितनी बड़ी थी जब शादी हो गई। हम याद कर लो। हाँ? हमें अच्छा, कितने साल हो गए शादी को, कुछ ध्यान है? बड़ा बच्चा कितने साल का है? वो तो 10-12 साल का है हमारा बच्चा। 10-12 साल का है, मतलब करीब करीब 13 साल पहले तो कम से कम शादी हुई होगी। हाँ, कितनी बड़ी थी? अच्छा, ऐसे ऐसे इससे तो बताओ कि कितने कितने इतने बड़े हैं से बड़े ही नहीं है। 13-14 साल की हुई थी। हाँ हाँ? हाँ, तो क्या कहाँ तक की? कभी स्कूल नहीं गई या थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है? नहीं करी, कभी नहीं करी, गरीबी के से पढ़ ही नहीं सके। पढ़ ही नहीं सकी। हाँ, कौन कौन था मायके में? हमारे 2 बहनें थी और 5 भैया थे। बुंदेलखंड की ही हो? हाँ है, कौन गांव की? बरुआ सागर। बरुआ सागर की। अच्छा, यहीं पड़ोस की। हाँ। अच्छा, तो बड़े जल्दी शादी हो गई दीदी। काहे यहाँ महिलाओं की, मैंने जितनों से भी बात की, जल्दी शादी क्यों हो जाती है? हमारे यहाँ जल्दी ही होती है सब। अभी भी होती है जल्दी? हाँ। लड़कियों की? हाँ। कितनी उम्र की लड़कियां होती है तो शादी हो जाती है? वो 17-18 में हो जाती है हमारी। 17-18 में? हाँ, तो मोदी सरकार कह रही है लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ा के 18 से 21 कर देगी। ठीक है फैसला? करना चाहिए? करना चाहिए। क्यों, जल्दी शादी होने से दिक्कत होती है?
होती नहीं है दिक्कत। अब घर देखना है, बहुत टाइम लगता है घर मकान देखते हैं। आपके यहाँ क्या घर नहीं बना? वो तो ठीक है, शौचालय वगैरह बना? नहीं बना कुछ नहीं। गांव में उतर जाते हैं टोजा पे, खेत बगाया सब सभी खुले में जाती है? सब जाते हैं। तालाब भरा, तालाब में जाते आदमी लोग जग जाते हैं तो टोजा पे जाने आता। कितने बजे जाती हो शौच करने के लिए? 5 बजे जाते ले आए में, और बुझिया हो जाता तो टोया पे जाते फिर। अच्छा, कुछ नहीं है, देख लो यहाँ लैट्रिन किसी की नहीं। किसी की नहीं है। दिक्कत नहीं होती लड़कियों को? तो क्या कहते हो, तो गरीब लोग हैं, हो का छोड़ देते। डर वर नहीं लगता ऐसे खुले में जाने में? तो डर काय को लगे, अब आदत पड़ गई। आदत पड़ गई। हाँ। अच्छा, पैसा होते तो बनवा लेते। हाँ, पैसे ही नहीं है तो क्या करें। समस्या देख रही हैं आप कैसे मेरे जी ससुर जी के है जी है अब बच्चन को पाल ले जैसे बने तो सेक कराए। हाँ, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ कहाँ से लाती हो? कहाँ से मोल डरवाते हैं, नहीं रहती सो अपने ढूंढ लीजिए। मोल क्या मोल लाती हो? बिकती बेचने आती हैं सो डरवा लेते हैं, नहीं रहती सो अपने जी खाड़ी में बना ले। क्या हिसाब में बेचती है वो? ये तो बहुत महंगी डालती हैं, 150, 200, 250। अब नहीं इतने कहाँ से आ रहा, एक जने का 200, 250 रुपए किलो? किलो नहीं, ऐसे गट्ठा। गट्ठा 150 रुपए गट्ठा, 200। और छोटी छोटी लकड़ी? हाँ, क्या करें। ऐसी और रिपोर्ट चाहिए तो ऑर्डिनरी के चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक जरूर करें। पसंद आए तो इन रपटों को साझा करें। आपकी सलाह का इंतजार रहेगा। अब दुनियादारी में सुर्खियां। पहली सुर्खी यूक्रेन संकट से जुड़ी है। रूस के हमले को लेकर संशय बरकरार है, पर तैयारियों में कोई कमी नहीं। ये संकट किस मोड़ तक पहुंच गया है? अमेरिका ने यूक्रेन की राजधानी कीव में अपना दूतावास बंद कर दिया है। उसने अपना दफ्तर पश्चिमी यूक्रेन में शिफ्ट कर दिया है। अमेरिकी एजेंसियों ने चेतावनी दी थी कि रूस का पहला हमला राजधानी पर ही होगा। अमेरिका पहले ही अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने के लिए कह चुका है। उधर जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज 14 फरवरी को कीव में थे, 15 को मॉस्को पहुंच रहे हैं। युद्ध टालने के लिए पुतिन को मनाने की कोशिश करेंगे। भारत, इसने अपने नागरिकों खासकर स्टूडेंट्स को यूक्रेन से निकलने के लिए कहा है। लोगों को यूक्रेन की यात्रा से बचने की सलाह दी है। इसके अलावा यूक्रेन में रह रहे नागरिकों को भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने के लिए कहा गया है। फिलहाल भारत कीव में अपना दूतावास चालू रखेगा। वहाँ पर जो विद्यार्थी हैं उनसे लल्लन टॉप ने बात भी की। हमारे साथी निखिल ने बात की। अगर आप उस बातचीत को देखना चाहते हैं, वहाँ रहने वाले भारतीय विद्यार्थियों की समस्या को समझना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज की दूसरी और आखिरी सुर्खी पाकिस्तान से है। मुल्तान की एक अदालत ने सोशल मीडिया स्टार कंदील बलोच की भाई मोहम्मद वसीम को बरी कर दिया। 2016 में सम्मान के नाम पर कंदील बलोच का मर्डर किया गया था। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें और वीडियो खूब वायरल होती थी और वो कट्टर समाज को आधुनिकता के दौर में ले जाना चाहती थी, जो बात पाकिस्तान के कठमुल्लाओं को नागवार गुजरी। उन्होंने वसीम को भड़काया। वसीम ने गला घोंटकर बहन को मार दिया और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में हत्या की बात कबूल की। 2019 में वसीम को हत्या का दोषी पाया गया। आजीवन जेल की सजा हुई। पाकिस्तान में होने वाली इस तरह की ऑनर किलिंग्स के बारे में आपको अगर समझना हो तो एक डॉक्यूमेंट्री है, अ गर्ल इन द रिवर, द प्राइज फॉर फॉरगिवनेस। इस डॉक्यूमेंट्री को 2016 के ऑस्कर में अवार्ड भी मिला था। आपको ज़रूर देखनी चाहिए। सुर्खियां यहीं खत्म, लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले एक और ज़रूरी सूचना। 16 फरवरी से शुरू हो रही है क्रिप्टो करेंसी की क्लास, एक नया पैसा। हमारा ये जो सीरीज़ है हमारी, इसका पहला सीज़न आपने देखा और खूब पसंद किया। अब एक नया पैसा का यानी क्रिप्टो पर हमारी सीरीज़ का दूसरा सीज़न आ रहा है। आपके तमाम सवालों के जवाब, चिंताओं का निदान और शंकाओं का समाधान एक ही जगह पर। तो एक नया पैसा देखिए और लल्लन टॉप तो देखते रहिए। आज की दुनियादारी में इतना ही। हम चले अब उत्तर प्रदेश की यात्रा पर, तो आपसे एक लंबे अरसे के बाद मुलाकात होगी। मेरे सहयोगी दुनियादारी लेकर आप तक आते रहेंगे और मैं चुनावी यात्राओं के जरिए आपसे जुड़ा रहूंगा। देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि। क्रिप्टो मार्केट की नब्ज और घटती बढ़ती धड़कनें, कमाई के रास्ते की ढेर सारी अड़चनें, कैसे होता है नफा और नुकसान, क्यों होता है एक इन्वेस्टर परेशान, घर बैठे कैसे कर सकते हैं क्रिप्टो माइनिंग, वर्चुअल गेमिंग के कायदे और मेटावर्स की दुनिया की शाइनिंग, सुलझाएंगे सब, चाहे हो NFT वाले डिजिटल आर्टवर्क्स का संसार या लगता हो क्रिप्टो रेगुलेशन का झंझट अपार। बदल रही है दुनिया तो न रहिए सोते, लगाइए ज्ञान धारा के गोते। फिर एक बार क्रिप्टो करेंसी की क्लास शानदार, एक नया पैसा सीजन 2, 16 फरवरी से हर बुधवार और रविवार दोपहर 12 बजे।